कनाडा में परमानेंट रेजिडेंस का सपना देखने वाले हजारों भारतीयों के लिए एक बार फिर बड़ा संकेत सामने आया है। अगर आपका एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बना हुआ है या आप प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम यानी पीएनपी के जरिए कनाडा पीआर की तैयारी कर रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कनाडा ने इस बार कितने लोगों को इनविटेशन टू अप्लाई यानी आईटीए भेजा है, सीआरएस स्कोर इतना ज्यादा क्यों गया, पीएनपी एक्चुअल में कैसे काम करता है, भारतीय उम्मीदवारों के लिए इसका मतलब क्या है और अगर आपका स्कोर कम है तो पीआर पाने की पॉसिबिलिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबर, आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। हालिया एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ में इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा यानी आईआरसीसी ने 511 उम्मीदवारों को परमानेंट रेजिडेंस के लिए इनविटेशन टू अप्लाई जारी किया है। ये ड्रॉ केवल उन उम्मीदवारों के लिए था जिन्हें पहले से किसी कैनेडियन प्रोविंस से प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिल चुकी थी। इस ड्रॉ में न्यूनतम सीआरएस स्कोर 744 रखा गया और केवल वही उम्मीदवार शामिल हुए जिन्होंने तय टाई ब्रेकिंग डेट से पहले अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल जमा किया था। अब कई लोगों के मन में सवाल आता है कि 744 सीआरएस स्कोर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ नियम को समझना जरूरी है। सामान्य एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ और पीएनपी ड्रॉ अलग अलग होते हैं। जब किसी उम्मीदवार को किसी प्रोविंस से नॉमिनेशन मिल जाती है तो उसे अपने मूल सीआरएस स्कोर के अलावा 600 अतिरिक्त पॉइंट्स मिलते हैं। इसी वजह से पीएनपी ड्रॉ में कट ऑफ स्कोर हमेशा काफी ऊंचा दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिना 744 स्कोर के पीआर मिलना इम्पॉसिबल है, बल्कि इसका सीधा मतलब ये है कि इस ड्रॉ में शामिल सभी उम्मीदवार पहले से प्रोविंशियल नॉमिनेशन हासिल कर चुके थे। यही वजह है कि अगर किसी उम्मीदवार का सामान्य सीआरएस स्कोर बहुत ज्यादा नहीं है, तब भी पीएनपी उसके लिए परमानेंट रेजिडेंस पाने का मजबूत रास्ता बन जाता है। कनाडा के अलग अलग प्रोविंसेस अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से स्किल्ड वर्कर्स को नॉमिनेट करते हैं, यानी जिस प्रोविंस में किसी खास स्किल की मांग होती है वहां उस एरिया के प्रोफेशनल्स को प्राथमिकता मिल सकती है। अगर भारतीय उम्मीदवारों की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, स्किल ट्रेड्स और ट्रांसपोर्ट जैसे एरियाज में काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए अलग अलग प्रोविंसेस समय समय पर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जारी करते रहते हैं। हालांकि सिर्फ नॉमिनेशन मिल जाना ही काफ़ी नहीं होता, उसके लिए भी बाद में उम्मीदवार को आईआरसीसी के सभी फेडरल एलिजिबिलिटी रूल्स पूरे करने होते हैं। इसमें मेडिकल, सिक्योरिटी, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और बाकी सभी इमिग्रेशन कंडीशंस शामिल रहती हैं। एक और ज़रूरी बात यह है कि इस साल कनाडा का इमिग्रेशन पैटर्न भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2026 में अब तक आईआरसीसी कई एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ आयोजित कर चुका है, जिनमें सबसे ज़्यादा फोकस उन उम्मीदवारों पर रहा है जिनके पास या तो कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है या फिर प्रोविंशियल नॉमिनेशन। इसके अलावा फ्रेंच लैंग्वेज, हेल्थ केयर, स्किल्ड ट्रेड्स और कुछ विशेष ऑक्यूपेशंस के लिए भी अलग अलग ड्रॉ आयोजित किए गए हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि कनाडा अब अपनी लेबर मार्केट की ज़रूरतों के हिसाब से स्किल्ड इमिग्रेशन को प्राथमिकता दे रहा है। अगर आप भी कनाडा पीआर की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल हमेशा एक्टिव रखें। अलग अलग प्रोविंसेस के पीएनपी स्ट्रीम्स पर नियमित नज़र रखें क्योंकि हर प्रोविंस की एलिजिबिलिटी और ऑक्यूपेशन लिस्ट अलग हो सकती है। अगर आपकी प्रोफाइल किसी प्रोविंस की ज़रूरत से मेल खाती है तो प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिलने की संभावना बढ़ सकती है और वही नॉमिनेशन आगे चलकर आपके सीआरएस स्कोर में 600 एक्स्ट्रा पॉइंट्स जोड़ सकती है। तो कुल मिलाकर ये ड्रॉ केवल 511 लोगों के इनविटेशन की खबर नहीं, बल्कि ये कनाडा की मौजूदा इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी का भी संकेत है। जिन उम्मीदवारों के पास सही स्किल, सही डॉक्यूमेंटेशन और सही समय पर पीएनपी नॉमिनेशन हासिल करने की तैयारी होगी, उनके लिए कनाडा पीआर का रास्ता आज भी खुला है। इसीलिए सिर्फ सीआरएस स्कोर पर ध्यान देने के बजाय प्रोविंशियल नॉमिनेशन की स्ट्रैटेजी को भी अपनी प्लानिंग का इंपॉर्टेंट हिस्सा जरूर बनाइए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है कमेंट्स में ड्रॉप कर दें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।